नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर अमित नीचे आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में राजस्थान की सभ्यताओं की बात की थी और आज हम जो है इस वीडियो में राजस्थान की जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी बात करेंगे। विद्यार्थियों, जब सभ्यता वाला ये टॉपिक शुरू किया था, आज हम इसके लगभग 9 या 10 वीडियो बना चुके हैं या लगभग 10वां वीडियो हम ये बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जो है वो कालीबंगा के ऊपर पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि हम जो है राजस्थान की सभ्यताएं, इसमें हमने पाषाणकालीन, ताम्रपाषाणकालीन और ताम्रकालीन संस्कृतियों की बात या सभ्यताओं की बात की। आज इस वीडियो में हम कालीबंगा की बात करेंगे जो कि कांस्यकालीन सभ्यता में गिनी जाती है। तो सबसे पहले बिंदु लिखते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और इसमें हमने पाषाणकालीन, ताम्रपाषाणकालीन और ताम्रकालीन इनकी बात कर ली। आज हम बात करेंगे कांस्यकालीन। विद्यार्थियों, ये टॉपिक जो है वो थोड़ा लंबा बनने वाला है क्योंकि आपके सिलेबस में ये जो कालीबंगा का चैप्टर है ये बहुत ही बड़े रूप में, विविध रूप में दिया गया है। और यहाँ जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर के सिलेबस में सिंधु घाटी सभ्यता में यह टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं तब तो आपको यहाँ पर ये बहुत इजी लगेगा। अन्यथा अगर आपने वहाँ पर इसे पढ़ने में कमी छोड़ी है तो आज यहाँ पर आप जो है ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो कांस्यकालीन संस्कृति या सभ्यता में टॉपिक ले रहे हैं, इसका नाम है कालीबंगा। विद्यार्थियों, कालीबंगा जो है सबसे पहले उसी रूप में इसका जिक्र करते हैं कि यह इसकी स्थिति कहाँ है। तो यह देखेंगे कि ये हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने राजस्थान की अभी जो वीडियो इंडियन हिस्ट्री के लिए भी बनाए हैं, अगर उसमें भी कालीबंगा पढ़ा है तो आपको यहाँ पर पढ़ने में आसानी होगी। स्थिति की बात कर रहे हैं तो अवस्थित कहाँ है? घग्गर नदी के तट पर। घग्गर नदी जो है इसको आपको जो है और भी मुख्य रूप में देखना है क्योंकि ये प्राचीन काल में दृश्यगति नदी की सहायक नदी के रूप में देखी गई है। इसके अलावा कहीं कहीं दृश्यगति नदी का जो है दृश्यगति वैदिक काल के अंदर सरस्वती नदी के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। तो सरस्वती नदी की सहायक नदी भी से हम कह सकते हैं। जो कि फिलहाल जो है वह विलुप्त अवस्था में है। जब क्योंकि बरसाती नदी मानी गई है
और जब पानी जो है उसका बहाव अत्यधिक होता है तो ये पाकिस्तान में जो है भी चली जाती है। पाकिस्तान में इस नदी का नाम हकरा नदी है, इसे ही हकरा नदी के नाम से जानते हैं। और विशेष बात यह है कि अगर आप इसकी डिटेल में और जाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर यह है फोर्ट अब्बास, ये नदी प्रवाहित होती है। तो कंपटीशन लेवल में अगर आपको घग्गर नदी के संबंधित प्रश्न पूछते हैं तो ये प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं कि ऐसी कौन सी नदी है जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी गई है, या ऐसी कौन सी नदी है जो प्राचीन काल में दृश्यवती नदी की सहायक नदी या दृश्यवती नदी का ही रूप माना गया है, या ऐसी कौन सी नदी है जो पाकिस्तान में हकरा नदी के नाम से जानी गई है। इसके लिए आप नाम लिखेंगे घग्गर नदी। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, कुछ इंडियन लेवल की जो गाइड्स हैं उनमें कालीबंगा के लिए अवस्थित स्थल जो है वो हनुमानगढ़ जिला न होकर और गंगानगर जिला भी लिखते हैं। लेकिन आपको यह जानकारी देना चाहूँगा कि जब तक हनुमानगढ़ गंगानगर से अलग होकर और जिला नहीं बना था तब तक जो है इसको गंगानगर में ही अवस्थित मानते थे। अब जो है इसकी स्थिति हनुमानगढ़ में मानते हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद में अवस्थिति की या स्थिति के बाद में बात करते हैं काल निर्धारण की। काल निर्धारण में बात करते हैं तो इसका समय जो है वह प्राक हड़प्पा, वह हड़प्पा कालीन दोनों ही माना जाता है। हड़प्पा कालीन समय जो है वह 2500 या 2350 से 1750 या 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो इसका समय जो है इससे पूर्व या ये दोनों ही समय इसका मानते हैं C14 नदी के हिसाब से। अब बात करते हैं कालीबंगा जो है वह उत्खनन किसने करवाया या इसके सबसे पहले खोजकर्ता कौन है। तो खोजकर्ता में नाम लिखते हैं कहीं कहीं 1952, कहीं कहीं 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष। अमलानंद घोष जो है इन्होंने सबसे पहले खोजा। इसका दूसरा नाम कहीं कहीं ए घोष भी पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है। इसके पश्चात जो है 1961 से लेकर 1969 ईस्वी के मध्य दो पुरातत्वविद जिनमें नाम मिलता है B.B. लाल एवं B.K. थापर, पूरे नाम है ब्रजमोहन ब्रजवासी लाल और B.K. थापर बालकृष्ण थापर। तो ये नाम जो है आपको पुस्तकों में लिखे हुए मिलेंगे। इन्होंने जो है इसका उत्खनन पुनः करवाया। ठीक है विद्यार्थियों, तीनों ही नाम जो है आपको उसमें लिखे हुए मिलते हैं। अब उत्खनन जब किया गया है तो उस उत्खनन में जो है किस किस प्रकार की चीजें हमें प्राप्त होती हैं या इनके अवशेष क्या हमें प्राप्त हो रहे हैं। इन अवशेषों में सबसे पहले बात करते हैं, नाम से ही जाहिर है कालीबंगा, अर्थात
काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से हमें प्राप्त होंगी। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता काले रंग की चूड़ियाँ, तो चूड़ियाँ है आभूषण, आभूषण है, तो ये जानकारी मिल गई कि इस समय स्त्रियां जो हैं वह स्त्रियां आभूषण पहनती थी, यानी कि स्त्रियां सौंदर्य विन्यास में रुचि रखती थी। तो विद्यार्थियों ये एक अद्वितीय बात है, अनुपम बात है कि लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व स्त्रियां जो हैं वह सौंदर्य में रुचि ले रही है और इसी के चलते काले रंग की चूड़ियां यहाँ से हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, दूसरे विशेष की बात करते हैं। ये मुख्य विशेष के रूप में हम बात कर रहे हैं कि दूसरे विशेष में यहां से हमें जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई। जुते हुए खेत जो है वह कृषि का परिचायक है, तो अर्थात यहाँ से कृषि की गई है, कृषि की जानकारी। जब कृषि की जानकारी प्राप्त हो रही है तो कृषि के अंदर कोई न कोई फसल का उत्पादन किया गया है। ये फसल गेहूं या जौ के रूप में उत्पादित की गई है। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो ये जो काश्यकालीन सभ्यता है, इस काश्यकालीन सभ्यता में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य होने के प्रमाण भी मिलते हैं। कुछ इतिहासकारों ने कृषि के प्राचीनतम प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त होने की जानकारी दी है। इसके अलावा काश्य के औजार या हथियार यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। विद्यार्थियों, हमने अभी यहाँ लिखा है कि यहाँ से प्राग हड़प्पा और हड़प्पा कालीन दोनों स्थलों की जानकारी मिल रही है, दोनों ही संस्कृति की जानकारी मिल रही है। तो प्राग हड़प्पा होने का मतलब ही है हड़प्पा से पूर्व। हड़प्पा से पूर्व होने का तात्पर्य है कि हड़प्पा को जब हम काश्य काल में गिनते हैं तो उससे पूर्व हम जो है वो ताम्रकाल की चर्चा करते हैं। तो ताम्रकालीन संस्कृति और काश्यकालीन संस्कृति दोनों की जानकारी हमें यहाँ से मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। जब बात करेंगे भवन की या आवास की, तो यहाँ से हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि यहाँ से त्रिस्तरीय व्यवस्था देखने को मिलेगी। त्रिस्तरीय व्यवस्था का मतलब यह है कि जो आवास है या भवन जो है उसमें दुर्ग, मध्यम नगर एवं निचला नगर तीनों की जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों,
विशेष बात यह है कि कुछ इतिहासकार यह बताते हैं कि ये जो स्थिति है, इस स्थिति में भी एक और विशेषता यह है कि ये तीनों ही एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। अर्थात त्रिस्तरीय व्यवस्था, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और ये तृतीय स्तर, ये मिले हैं दो टीलों के मध्य। जैसा कि हम जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दो टीलों की खुदाई में, एक में दुर्ग के और एक में निचले नगर के साक्ष्य मिल रहे हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है यह व्यवस्था थोड़ी सी भिन्न है, इसमें एक मध्यम नगर भी देखने को मिलता है। मध्यम नगर भी देखने को मिलता है और एक किले की खुदाई के नीचे दुर्ग के, एक किले की खुदाई के नीचे नगर के और एक किले की खुदाई के नीचे मध्यम नगर के साक्ष्य मिल रहे हैं और ये भी एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो यह व्यवस्था जो है, कुछ इतिहासकारों ने ये व्यवस्था लोथल में भी देखने को बताई है कि लोथल में भी ये व्यवस्था देखने को मिली है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने ये कहा है कि ये व्यवस्था जो है वह कालीबंगा में भी देखने को मिली है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था जिसके अंदर एक किले के नीचे दुर्ग के अवशेष, जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति के रहन सहन की जानकारी मिल रही है जो या तो इस सभ्यता में राजा के रूप में काम कर रहा है, राजा के रूप में है, या इस सभ्यता में मुखिया के रूप में स्थित है। रहन सहन जो है उसका एक मुखिया के रूप में, राजा के रूप में देखने को मिला है। और दूसरे जो व्यक्ति निचले नगर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो रहन सहन है वह सामान्य जनजीवन के द्वारा जो जनजीवन दिया गया है उसकी जानकारी इस स्तर से हमें मिलती है। यहाँ पर तीसरे मध्यम श्रेणी जो है, ये मध्यम श्रेणी की जानकारी इस स्तर से मिल रही है। तो अर्थात एक वर्ग जो है वह यहाँ पर अतिरिक्त मौजूद है, ये जानकारी मिल रही है।